हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से जो है एस्टिमेट किया जाता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो आइए करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आया है वो है यही कि हम कैपिटल अकाउंट को क्या करना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो एक टेबल जो है आपके सामने गिवन है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम जो है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपोनेंट्स अगर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली जो है आप कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस को एस्टिमेट कर सकते हो। तो एक बार टेबल जो है एक बार चेक कर लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप टेबल को चेक करते हैं तो यहाँ पे जो मेंशन है दैट इज़ एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसमें दिया है, नेट में दिया है। और नेट का मतलब है कि जो भी आपका इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है फॉरेन करेंसी या जो है गोल्ड का, उसकी जो है डिफरेंस को जो है यहाँ पे शो किया गया है। तो कैसे शो किया जाता है वो आपको पता ही है कि आपने जो इनफ्लो जनरेट किया था माइनस करना पड़ेगा जो आपका आउटफ्लो आया है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है जी, तो इनफ्लो में से आपको क्या करना है, आउटफ्लो को माइनस करना है। अब जो है एक बार जो है याद करें कि एक्सटर्नल असिस्टेंस जो होती थी वो क्या थी। तो ये वो एक किस्म से बोरोइंग है जो आपको नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होती थी। तो आपको लोन मिलेगा वर्ल्ड से और वो आपको जो है मतलब इंटरेस्ट उसके लिए जो है या तो बिल्कुल नहीं पे करना है या बड़ा जो है मिनिमम अमाउंट में क्या करना है, पे करना है। तो जब हम लोन लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो वो हमारा इनफ्लो होता है। और ऐसे ही लोन अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड करें तो वो हमारा क्या होता है, आउटफ्लो होता है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल डायरेक्ट मेंशन है। और ये है 2944, मतलब 2944 जो है ये यूएस मिलियन डॉलर जो है हमने एज ए असिस्टेंस जो है एक्सटर्नल लिया है। ये इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि प्लस में है। दूसरा जो है ये है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो इसका मतलब ये वो बोरोइंग्स हैं जो आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलती हैं। तो ये भी जो है नेट ही दिखाया गया है, मतलब आपने जो बोरोइंग ली थी, जो इनफ्लो था, उसमें से जो आपने लोगों को जो है ऐसा पैसा उधार दिया है, लैंड किया है, वो आउटफ्लो है का डिफरेंस को यहाँ पे शो किया गया है। और ये डिफरेंस जो है माइनस में आता है। इसका मतलब आपने क्या किया है, लोगों को पैसा उधार दिया है 183 यूएस मिलियन डॉलर का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब जितना पैसा आपने लिया था उधार, उससे ज़्यादा पैसा आपने लोगों को जो है उधार दिया है। ठीक है जी, तो ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट जो है मिलके क्या बन जाती थी, एक्सटर्नल जो बोरोइंग है उसका पार्ट बन जाती थी असिस्टेंस और कॉमर्शियल बोरोइंग। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे मेंशन किया है और ये भी जो है नेट ही शो किया गया है। नेट मतलब वही इनफ्लो में से आउटफ्लो। जब भी इंडिया में जो है फॉरेन कंट्रीज जो है क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ FDI करें या इन टर्म्स ऑफ FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में करें, तो जो पैसा हमारे पास आया है वो हमने इनफ्लो से दिखाया। और फॉरेन कंट्रीज में जो आपने जो है अपना जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है या वहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे शेयर वगैरह परचेज़ किए ओल्ड कंपनीज़ के या बॉन्ड्स वगैरह परचेज़ किए, तो उसका जो डिफरेंस है वो नेट है। और ये नेट जो है ये क्या है, 52,401। तो ये जो है आपका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है और ये प्लस में है। इसका मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किया उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है लोगों ने हमारे देश में किया है FDI और FII के रूप में। और एक्सेस में कितना किया है, 52,401। अब जो है तीसरा जो कंपोनेंट था उसका था वो अदर जो था। और वो अदर क्या कॉन्सेप्ट है उसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो अदर्स में आया था एक तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स, आपने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स किए हैं उसके लिए कोई क्रेडिट्स जो है लिया है, आपने पेमेंट नहीं किया, उस लोन को यहाँ पे जो है मेंशन किया है।
ठीक है जी। जब भी आप लोन लेते हैं वो इनफ्लो में आएगा, और जब भी आप उसको पे करते हैं वो आउटफ्लो में जो है क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसी जो एंट्री है वो कितनी है, वो है 13,900 के आसपास। इसके बाद जो है बैंकिंग कैपिटल की बात कर लेते हैं। एक बैंक ने दूसरे बैंक में जो पैसा जमा करवाया है और उसको भी हमने नेट ही लिया है कि हमारे जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं उन्होंने जो है फॉरेन बैंक जो है वहाँ पे क्या पैसा जो है इन्वेस्ट किया है, या वहाँ के जो फॉरेन जो बैंक है उन्होंने इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे कितना जो है इन्वेस्ट किया है या डिपॉजिट किया है। इसके अलावा जो हमने इंक्लूड कर लिया है इसके अंदर जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं, जो डिपॉजिट्स एनआरआई ने हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो है जमा करवा रखे हैं, और उसको जब चाहे क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है निकलवा सकते हैं। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि एनआरआई ने जो पैसा भेजा है अपने परिवार वगैरह के लिए, तो वो जो पैसा है वो आपका करंट ट्रांसफर्स में जो है आता है, और वो करंट अकाउंट का पार्ट है। ये वो पैसा है जो एनआरआई ने जो है डिपॉजिट में जमा तो करवाया है, लेकिन अभी अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं दिया है। ये खुद जो है पैसे को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जो अमाउंट है वो क्या है, 16,000 जो है 190 के आसपास है। तो अगर अब हमें कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस चाहिए, तो सबसे पहले आपको बोरोइंग को ऐड करना पड़ेगा। ये बोरिंग हो गया। उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है आपने जो अदर जो रिसिप्ट्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स हों, चाहे वो बैंकिंग कैपिटल हों, ठीक है जी, उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, और ये, इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया है वो आया है 91,390। दैट इज़ आवर कैपिटल अकाउंट बैलेंस, जो किस में है, प्लस में है। मींस कि ये इकोनॉमी के अंदर क्या आया है, इनफ्लो आया है। एक चीज़ जो है दिमाग में और रखने की है वो ये कि जो कैपिटल अकाउंट की जो एंट्रीज होती हैं वो प्लस में आती हैं, माइनस में आती हैं, तो वो डिपेंड करती हैं करंट अकाउंट के ऊपर भी। ठीक है जी। जो करंट अकाउंट का आपका जो स्टेटस है वहाँ पे अगर आपकी जो है प्लस एंट्री है, मतलब इनफ्लो आया है, तो सीधी सी बात है कैपिटल अकाउंट तो सिर्फ उसको एडजस्ट करने के लिए जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है माइनस में आपको एंट्री नज़र आएंगे, मतलब आउटफ्लो क्या होंगे, कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा होंगे। और दूसरी तरफ अगर करंट अकाउंट में जो है नेगेटिव एंट्रीज़ हैं, आउटफ्लो हैं, तो कैपिटल अकाउंट में आपको क्या नज़र आएगा, इनफ्लो नज़र आएगा, वो प्लस में नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो ये प्लस में नज़र आता है तो हम इसके लिए लॉजिक मान सकते हैं कि इससे पहले जो हमने करंट अकाउंट की कैलकुलेशन की थी वो 48,000 के आसपास जो है वो नेगेटिव में था, तो वो आउटफ्लो को शो करता है। तो सीधी सी बात है कैपिटल अकाउंट जो हमारा किस में होना चाहिए था, फिर वो इनफ्लो के अंदर आना चाहिए था। क्योंकि जब भी आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ परचेज़ करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करेंगे, और आपके पास डॉलर्स नहीं है पे करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है या फिर गोल्ड नहीं है, तो एक किस्म से आपके ऊपर जो है बोरोइंग्स का जो है प्रेशर आएगा, बोरोइंग्स मानी जाएंगी वो आपके ऊपर, और वो बोरोइंग्स आपके क्या करेंगी, वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट करेंगी। दूसरा जो है, अगर आप ऐसी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को परमिशन देना पड़ेगा, या उनको परमिट करना पड़ेगा कि वो आपके देश में आगे क्या करें, इन्वेस्ट करें और असेट्स वगैरह को क्या कर लें, परचेज कर लें। तो एफडीआई का फ्लो भी आपको क्या नज़र आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट फॉरेन एक्सचेंज है, गोल्ड है पे करने के लिए, आप पे कर देते हो, और जो वर्ल्ड आपसे जो चीज़ें परचेज करता है उनके पास अगर जो है इस तरह की शॉर्टेज है, तो आप क्या करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे आपकी बोरोइंग जो है क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। मतलब आप लोगों को लैंड करेंगे पैसा, या फिर जो है पैसा अगर वो नहीं दे पाए हैं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो है एफडीआई है या एफआईआई में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि जो है आपकी रिकवरी हो। तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो आउटफ्लो को शो करेगा, और वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे बस एक चीज़ जो दिमाग में रखनी थी वो यही थी, जो कैपिटल अकाउंट है वो एक किस्म से जो है करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब एक बार जो है आगे चल लेते हैं और चेक करते हैं हमारे ओवरऑल बैलेंस को, कि ओवरऑल बैलेंस क्या कॉन्सेप्ट है। जब ओवरऑल बैलेंस की बात करते हैं तो हमने देखा है कि हमारे पास जो बीओपी है उसमें दो ही अकाउंट है, एक है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब हम ये बात करते हैं जो भी एंट्रीज जो हैं करंट अकाउंट में आई थी, करंट अकाउंट का जो बैलेंस हमने एस्टिमेट किया था, ठीक है जी, वो जो था वो क्या था, -48,717 के आसपास आया था, जो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो है डिस्कस किया था। और अभी जो हमने क्या किया है, कैपिटल अकाउंट को जो है क्या किया है, मेज़र किया है, और ये 91,390 के आसपास जो है प्लस में है, इनफ्लो को शो करता है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आप कैटेगराइज नहीं कर पाते कि शायद वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे या
करंट अकाउंट में जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी जो है गलतियां हो जाती हैं कि आपको अनुमान जो है ये था कि 15,000 को इंक्लूड करना था, लेकिन आपने उसकी जगह 10,000 को यूज़ कर लिया। तो जो भी आपने डाटा एंट्री किया उस डाटा में अगर कोई गलती हो चुकी है तो उसको फिर हम क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट डेवलप करते हैं जिसको हमने क्या बोला है, एरर एंड ओमिशंस के नाम से दिया है। तो जो गलतियां हो चुकी हैं उनको बाद में जो है क्या किया जाता है, दोबारा से इंक्लूड किया जाता है। वो क्या है, यहाँ पे 902 के आसपास जो है US मिलियन डॉलर में हमारी जो है एक किस्म से एरर एंड ओमिशंस हैं। अगर हम इनको चेक करें तो दीज आर इन प्लस, मतलब ये भी किसको है, इनफ्लो को दिखाती है, मतलब इतना पैसा और आया था जिसको हम कहीं कैलकुलेट नहीं कर पाए तो उसको एरर एंड ओमिशन में हमने ले लिया है। अब अगर आप करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर एंड ओमिशंस को ऐड करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है ओवरऑल बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे क्या है, 43,574 US मिलियन डॉलर है। प्लस में जो है ये साइन आया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, मतलब कोई भी साइन अगर किसी डिजिट के पीछे ना हो तो हम उसको प्लस में ही कंसीडर करते हैं। तो ये प्लस में है तो मतलब ये जो है हमारे पास जो है US मिलियन डॉलर का जो है नेट इनफ्लो शो करता है। तो ये इनफ्लो क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है एक किस्म से मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, और क्योंकि जो है सप्लाई है US मिलियन डॉलर की, तो रुपए की वैल्यू क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। तो ये जो डाटा है ये एक्चुअल डाटा है, और ये डाटा बिलोंग करता है 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे में जो है ये डाटा जो है पब्लिश हुआ है। तो उसके हिसाब से जो है ये कैलकुलेट किया गया है कि ये हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ओवरऑल बैलेंस को जो है डेराइव करते हैं। अब जो है हमारा जो है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। तो जब चैप्टर की जो है स्टार्टिंग की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है उसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सेपरेट अकाउंट में जो है शो कर सकते हैं कि जो BOP की जो है 3 अकाउंट हो जाएंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। जब ऐसा हम शो करते हैं तो अभी जैसे हमने ओवरऑल बैलेंस एस्टिमेट किया था तो वहाँ पे क्या आ गया, कुछ प्लस में एंट्री आ गई थी, इनफ्लो को शो करता था। वो हो सकता है माइनस में भी आ जाए, वो हो सकता है जीरो भी आ जाए। तो मतलब जब भी हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को जो है सेपरेट अकाउंट में ट्रीट करेंगे तो जो ओवरऑल बैलेंस है हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो सम है, जिसमें हमने एरर एंड ओमिशंस को भी क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है, तो वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हमने क्या कर लिया है, पार्ट मान लिया है कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि हम मान सकते हैं ऐसा, तो हमेशा क्या होगा, जो आपका BOP है या ओवरऑल बैलेंस है वो हमेशा जीरो आंसर शो करेगा, मतलब सबका जो सम है वो जीरो आएगा। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा, ना आपको प्लस एंट्री नज़र आएंगी ना आपको माइनस में एंट्री जो है नज़र आएंगी। तो वो कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑफिशियल रिजर्व एक्चुअली है क्या। तो ऑफिशियल रिजर्व का मतलब है ये वो रिजर्व हैं फॉरेन एक्सचेंज के या गोल्ड के जो RBI के पास हैं। तो जहाँ पे जो हमने चैप्टर एक जो स्टडी किया था जहाँ पे हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करते थे, वहाँ पे हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक स्टडी किया था। तो सेंट्रल बैंक का जो है एक मेन फंक्शन था कि वो एक कस्टडियन है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी इंडिया में जो है फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसको अपने पास रखेगा। तो जो भी सप्लाई जनरेट होने वाली है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फॉरेन एक्सचेंज की, तो RBI क्या करता है, उसको परचेज करके उसको अपने पास जो है कस्टडी में रखता है। या फिर जो है जब भी जो है एक किस्म से जो है हमें डॉलर पे करना है लोगों को, तो RBI क्या करता है, अपने उसी स्टॉक से क्या करता है, डॉलर्स को क्या करवा देता है, पे करवा देता है। तो ये जो अमाउंट है जो RBI के पास स्टोर में रखी है उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व। और इसमें जो मूवमेंट आती है कि RBI ने कब डॉलर को या फॉरेन एक्सचेंज को परचेज़ किया या कब सेल किया, तो उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जब ये कैपिटल अकाउंट के रूप में काम करता है, पार्ट में काम करता है, तो कैसे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, या जो है सेपरेट अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो इसको हम कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए जो है एक बार आप टेबल जो है थोड़ा सा चेक कर लें, टेबल से आपको पता लग जाएगा। तो इस टेबल के अंदर जो है तीनों जो आइटम्स हैं वो इकट्ठे दिखा दिए हैं, जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की बात की, ट्रेड बैलेंस की बात की, इनविजिबल्स नेट की बात की, करंट का जो बैलेंस है उसकी बात की। तो यहाँ पे जो है आपने देखा होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर हम ऐड कर दें
तो ये आता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स, और या इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और फिर इनविजिबल्स में जो है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, जो फैक्टर सर्विसेज है और नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया। और उसमें जैसे ही करंट ट्रांसफर्स हमने ऐड किया तो इनविजिबल हो जाएगा, और विजिबल और इनविजिबल को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक किस्म से बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट अकाउंट आ गया। फिर इसी तरीके से हमने क्या किया, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, अभी थोड़ी देर पहले जो एस्टिमेट किया था 91,000 के आसपास आ गया। एरर एंड ओमिशंस जो हैं ये था, इन तीनों को जोड़ा तो ये हमारा क्या आ गया था, ओवरऑल बैलेंस आ गया था। अब ये देखना है कि जब भी ये ओवरऑल बैलेंस है तो ये किसको शो करता है, ये शो करता है प्लस में है, इनफ्लो को शो करता है। इनफ्लो है, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का और डॉलर का। तो आरबीआई क्या करेगा, इस डॉलर को परचेज करेगा, अपने पास स्टॉक में रखेगा, अपने रिजर्व्स में जो है इसको ले लेगा। तो जब भी आरबीआई इस अमाउंट को परचेज करता है, अपने पास लेता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो डॉलर थे जो इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो में थे, अब वो फ्लो से बाहर निकल गए, तो ये आउटफ्लो हुआ। तो आउटफ्लो को हम कैसे शो करेंगे, हम शो करेंगे थ्रू माइनस साइन। तो जब भी आरबीआई क्या करता है, ये थोड़ा दिमाग में रखें एक बार, ओवरऑल बैलेंस किस में आया है, प्लस में आया है, तो आरबीआई उसको क्या करेगा, अपने पास कस्टडी में रखेगा। तो जब आरबीआई उस पैसे को निकालता है फ्लो से तो उसको माइनस से शो करते हैं। और जब भी ओवरऑल बैलेंस हमारा किस में आता है, माइनस में आता है, तो आरबीआई इसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा डालेगा, फ्लो के अंदर पैसा आएगा। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, प्लस के थ्रू जो है शो करते हैं। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे हमारे पास प्लस में आया था तो आरबीआई सारे पैसे को निकालेगा, तो जो भी एंट्री होगी ये कंप्लीट, ये किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। और आरबीआई जो है इस एक्सचेंज को अपने पास रख लेगा। तो जब भी आप इसको अब ऐड करेंगे तो जो आपका बैलेंस है वो क्या बचेगा, वो जीरो बचेगा, क्योंकि जितना प्लस था उतना ही क्या हो गया है, माइनस हो गया। जैसे ही ऑफिशियल रिजर्व को यूज़ करेंगे ओवरऑल बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, मतलब जो उसका सम है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात जो है समझ में आ गई होगी। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम ये देखते हैं कि बीओपी कैसा हो सकता है, तो बीओपी की 3 कैटेगरी हो सकती हैं। बीओपी बैलेंस में हो सकता है, तो वो हमने देख ही लिया कि आंसर क्या आएगा, ओवरऑल बैलेंस, जिसमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हमने ऐड कर दिया है तो वो जीरो आएगा। लेकिन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में भी आ सकता है, डेफिसिट में भी आ सकता है। तो सरप्लस में कब आता है, जब आपका ओवरऑल फ्लो विदाउट ऑफिशियल रिजर्व प्लस में है, तो आरबीआई इनको परचेज करता है, तो आरबीआई के पास जो ऑफिशियल जो रिजर्व है उसके स्टॉक में इंक्रीमेंट आता है। तो जब भी आरबीआई का स्टॉक जो है बढ़ता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में है, सरप्लस में है। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं कि जो आपका ओवरऑल बैलेंस है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट एक्सक्लूडिंग ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, वो माइनस में आया, बाई चांस मान लेते हैं माइनस में आया, तो ऐसे में क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, उसको पूरा करने के लिए अपने पास जो रिजर्व से पैसा निकालेगा, डॉलर वगैरह, गोल्ड वगैरह, और उसको पे करेगा। तो जब ऐसा करेगा तो आरबीआई का जो ऑफिशियल रिजर्व है उसके स्टॉक में कमी आएगी। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक आरबीआई के पास गिरता है तो हम कहेंगे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस में है, डेफिसिट में है। ठीक है जी। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये बुक का ही पेज है। और इसके बाद जो है हमारा असाइनमेंट है, क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, तो उनको एक बार आप जो है सिंपली देख सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही हैं जो आपको टेक्स्ट बुक से जो होमवर्क आपको मिला है, जो डिफरेंट पेजेस पे है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह से जो हैं ये जुड़े हुए हैं। और टीचर असाइनमेंट के अंदर जो है सिंपल डेफिनेशन या जो बेसिक जो आपको मिनिमम आना चाहिए वो आपसे पूछा गया है। जैसे बीओपी सरप्लस क्या होता है, बीओपी डेफिसिट क्या होता है, तो आपको अभी जैसे मेंशन किया था उस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल रिजर्व जो है क्या होते हैं वो आप जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपको स्टडी मैटर से ही मटेरियल मिल जाएगा। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये जो है मैंने क्या किया है, न्यूमेरिकल्स टाइप में लिए हैं। आपको फार्मूले आते होंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालेंगे, या जो है किस तरीके से जो है बीओपी जो है बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो इनको आप क्या करें, एक बार न्यूमेरिकल्स जो है इनको सोल्व करें। और अगर आपके डाउट्स हैं तो आप आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स हैं वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बीओपी के जो है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस को क्या करेंगे, चेक करेंगे। और